हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडिया और चाइना की मिलिट्री। भाई मतलब कि उस पर कंपैरिजन वीडियो है 2026 की, तो भाई देखते हैं वीडियो। अभी हाल ही में WDMMA ने 2026 में ग्लोबल एयर पावर्स की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी करी और जिसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग चाइनीज एयरफोर्स से ज्यादा देखकर कुछ लोग कंफ्यूज थे, तो कुछ लोग इस रैंकिंग पर प्रश्न उठा रहे हैं। खैर, ये रैंकिंग किस आधार पर है, कैसे दी जाती है, उसको ऑलरेडी हम डिफेंस अपडेट में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो भी आप दोबारा जाके देख सकते हैं। पर फिलहाल आज की इस वीडियो का जो मेन थीम रहने वाला है, जो कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि हम भारत और चीन की मिलिट्री का कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी 2020 में, जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी। हालांकि पूर्वी लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ था तो वो चीन को काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2020 के बाद से चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। और जैसे कि आर्मी ऑफिशियल्स भी क्लियर कर चुके हैं कि भारत चीन बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल जरूर है, लेकिन सेंसिटिव बनी हुई है। और 2020 के बाद से अभी तक दोनों ही देशों ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है। तो इसलिए भारत और चीन की मिलिट्री का लेटेस्ट कंपैरिजन देखना तो बनता ही है, जिसमें हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि 2020 में चाइनीज मिलिट्री के सामने जो लिमिटेशंस थी, जो कि भारत को एक बड़ा एडवांटेज देती थी चीन के सामने, तो क्या वो लिमिटेशंस आज भी वैसी ही हैं या फिर चीन ने उन लिमिटेशंस को दूर करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। और इन सभी फैक्टर्स के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में भारत और चीन की मिलिट्री एक दूसरे के सामने कहां पर टिकती है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रॉ नंबर्स की। चीन का जो 2026 के लिए ऑफिशियल डिफेंस बजट है वो है लगभग 1.9 ट्रिलियन युआन और डॉलर्स में लगभग 275 बिलियन डॉलर्स, और जो कि उनके पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में लगभग 7% ज्यादा है। जबकि भारत का 2026-27 के लिए जो डिफेंस बजट है वो है 7.85 लाख करोड़ रुपीस। बाकी डॉलर के एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस के आधार पर ये होगा लगभग 85 बिलियन डॉलर से 94 बिलियन डॉलर्स के बीच में। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भारत के डिफेंस बजट में 15% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि बात सीधी सी है कि चीन अभी भी डिफेंस पर भारत से 3 से 3.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन भारत भी इस गैप को क्लोज करने की कोशिश काफी तेजी से कर रहा है, जो कि इन दोनों ही देशों के करंट और प्रीवियस ईयर के बजट के कंपैरिजन से साफ दिखता है। अब अगर बात करें मैन पावर और मिलिट्री हार्डवेयर की, तो उससे पहले आपको सूचित कर दें कि ये जो डेटा है ये हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लिया हुआ है, और उसी के मुताबिक भारत की मिलिट्री के पास है लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, 1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स और 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री ट्रूप्स। जबकि चीन के पास है 2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, 5,10,000 के आसपास रिजर्व ट्रूप्स और 6,25,000 के आसपास पैरामिलिट्री ट्रूप्स। तो कहने का मतलब ये कि एक्टिव ट्रूप्स के मामले में चीन की सेना भारत की सेना से बड़ी है, लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रूप्स, रिजर्व ट्रूप्स और पैरामिलिट्री ट्रूप्स इन सबको कंबाइन करेंगे तो भारत के पास टोटल मैन पावर है लगभग 4.9 मिलियन, वहीं चीन के पास है 3.1 मिलियन। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक्टिव ट्रूप्स का मतलब होता है कि फुल टाइम सोल्जर्स, यानी कि वो सोल्जर्स जो कि करंटली मिलिट्री के सर्विस में हैं, जबकि रिजर्व ट्रूप्स में आते हैं रिटायर्ड सोल्जर्स। और विशेष रूप से भारत में जब सोल्जर्स लगभग 15 to 17 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं तो वो कुछ वर्षों तक आमतौर पर रिजर्व लायबिलिटी को कैरी करते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में भारत सरकार उनको बुला सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है और उनकी ट्रेनिंग जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप रिजर्व ट्रूप्स को एक्स एम्प्लॉयज की तरह ले सकते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा और ये कहा है कि अगर क्राइसिस में हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन रिजर्व ट्रूप्स को लेकर 2 प्रैक्टिकल पॉइंट आपको समझने होंगे। पहला ये कि रिजर्व को आप तुरंत ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन मेडिकली फिट है, कौन नहीं है, उनको रीइक्विप करना, रिफ्रेश करना, उनको मूव कराना, इसमें कई सप्ताह से कई महीनों तक का समय लग जाता है। और उसी वजह से किसी शॉर्ट वॉर वाले सिनेरियो में अधिकतर एक्टिव ट्रूप्स से हमेशा शामिल रहते हैं। रिजर्व ट्रूप्स को आप तभी बुलाएंगे जब आप एक बहुत लंबे वॉर में फंस गए। और दूसरा ये कि रिजर्व ट्रूप्स की जो क्वालिटी है वो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से वैरी करती है। बाकी पैरामिलिट्री में भारत की जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तो इस तरह की फोर्सेस के ट्रूप्स आते हैं। तो ये तो होगी मैन पावर की बात, और इसकी भी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आ रही है मिलिट्री हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर नंबर्स में चीन निश्चित रूप से भारत से बहुत आगे दिखता है। जैसे कि बैटल टैंक्स के मामले में चीन के पास है लगभग 5800, भारत के पास है 3900। एयरक्राफ्ट के मामले में चीन के पास है लगभग 3529 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 2000 के आसपास तो कॉम्बैट जेट्स हैं। भारत के पास है अराउंड 2200 एयरक्राफ्ट, जिसमें से लगभग 500 to 600 मॉडर्न फाइटर्स हैं। अगर बात करें नेवी की, तो चाइनीज नेवी अभी वर्तमान समय में यूएस नेवी से भी बड़ी है
और नंबर ऑफ हल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और चाइनीज नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ है 841 की, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, जबकि भारतीय नौसेना की फ्लीट स्ट्रेंथ है 343 की, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। यानी कि क्वांटिटी के मामले में यहाँ पे चीन के पास 3x प्लस एडवांटेज है। तो इसलिए अगर आप केवल नंबर्स को ही देखेंगे तो निश्चित रूप से चीन आपको आगे ही दिखेगा। लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो मॉडर्न वॉर होता है वो सिर्फ नंबर्स का गेम है ही नहीं। और विशेष रूप से जब बात हो रही हो हिमालय जैसे हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड या फिर इंडियन ओशन रीजन की। और अगर मॉडर्न वॉरफेयर केवल नंबर्स के सहारे जीता जा रहा होता तो आप समझ सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ इतने वर्षों तक फंसे नहीं रहता, और न ही यूएस ईरान के साथ, जो अभी भी सही से बाहर नहीं निकल पाया है। बाकी अगर बात करें दोनों देशों के न्यूक्लियर पोस्चर की, तो 2026 में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिप्री की रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि भारत और चीन इन दोनों ने ही अब अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉयड कंडीशन में भी रखना शुरू कर दिया है। हालांकि डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले नेशंस की लिस्ट में चीन का नाम 2025 में ही आ गया था, और 2025 में चीन के पास 24 डिप्लॉयड वॉरहेड्स थे, जो कि 2026 में बढ़कर 34 तक हो गए। लेकिन सिप्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2026 वाली, तो उससे ये भी सामने आया कि भारत ने भी अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, और पहली बार था जब पीस टाइम के दौरान भारत ने अपने न्यूक्लियर पोस्चर को बदला है। बाकी चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो टोटल स्टॉक पाइल है वो भारत से महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा है, जिसमें टोटल 620 वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में टोटल 190 वॉरहेड्स हैं। पर दो महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पे गेम को बदलती हैं, पहला यह कि भारत का पोस्चर जो कि अधिकतर समय एक रिसर्च वॉरहेड का था, लेकिन अब लिमिटेड और एक रियल डिप्लॉयड कैपेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है। वहीं जो चीन है वो अपने न्यूक्लियर फोर्स को अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन भारत के थिएटर में भी अपने एयरस्ट्रीम की प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जो कि चाइनीज प्लानर्स को 2 फ्रंट न्यूक्लियर रिस्क के लिए सोचने पर मजबूर करता है। तो सिंपल टर्म्स में कहने का मतलब ये है कि कोई भी लार्ज स्केल भारत चीन का कन्वेंशनल वॉर अब एक न्यूक्लियर शेडो के अंदर ही होगा, और इसलिए क्लियर विक्ट्री की जगह दोनों साइड का मेन ऑब्जेक्टिव होगा डिफीट को अवॉइड करना और एस्केलेशन को बढ़ने से रोकना। तो ये होगी सारे महत्वपूर्ण नंबर्स की बात। पर जैसे कि हमने आपको कहा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो केवल नंबर्स का गेम है ही नहीं, और इसको समझने के लिए हमको कुछ रियलिस्टिक सिनेरियोस और कुछ चैलेंजेस को समझना होगा, क्योंकि भारत और चीन दोनों के अपने अपने। तो इसलिए सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि जिस तरह के वॉर हम भारत और चीन के बीच इमेजिन करते हैं, तो एक्चुअल में क्या वो वैसा ही होगा या फिर अलग होगा। क्योंकि जब लोग भारत वर्सेस चाइना कहते हैं तो वो अक्सर चीन की पूरी मिलिट्री को गिनते हैं, 20 लाख से ऊपर ट्रूप्स, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, कई हजारों मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। लेकिन हमारे ओपिनियन में भारत और चीन के बीच एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर होने की संभावना बेहद ही कम है। जो सबसे अधिक संभावना है वो है एक लिमिटेड हाई ऑल्टीट्यूड वॉर की, दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल टेरेन में, और यहाँ चीन की पूरी ताकत लड़ ही नहीं सकती है। तो हार्वर्ड के बेलफेयर सेंटर की स्टडी के मुताबिक इसके पास कुल मिलाकर 2 से 2.3 लाख के आसपास ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड, तिब्बत और शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबको मिलाया गया है। और सुनने में यह भारत के डिप्लॉयमेंट के बराबर लगती है, लेकिन यही स्टडी जिसे फ्रैंक ओ डोनाल्ड और अलेक्जेंडर वोल्फ्रास ने लिखा है, तो वो साफ कहती है कि भारत के साथ वॉर की स्थिति में भी इन फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उन्हें या तो रूस से जुड़े हुए कामों के लिए या फिर शिनजियांग और तिब्बत में विद्रोह को दबाने के लिए रिजर्व रखा जाएगा। और जबकि बाकी वेस्टर्न थिएटर कमांड की जो ग्रुप आर्मीज है वो चीन के अंदरूनी हिस्सों में बैठी हुई है। इसके विपरीत भारत की जो सैनिक है वो पहले से बॉर्डर पर तैनात है और एक ही मिशन के साथ चाइना डिफेंस। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी वाली समस्या पर, जो कि भारत के फेवर में अभी भी ज्यादा है। चीन के एयरबेसेस तिब्बत के प्लेटो पर है और 4000 मीटर से ऊपर, और यहाँ पे फिजिक्स काम करती है, प्रोपेगेंडा नहीं। और इतनी ऊंचाई पर पतली हवा की वजह से जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं वो फुली पेलोड और फुल फ्यूल के साथ उड़ ही नहीं सकते, यानी कि इनको आधे पेलोड और आधे फ्यूल के साथ ही उड़ान भरनी होगी। और इसके विपरीत जो भारत के एयरबेसेस हैं, तेजपुर, छबुआ, हासीमारा, ये मैदानी इलाकों में है और कम ऑल्टीट्यूड पर है, और यहाँ से रफाल और Su-30 MKI फुल लोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो इसलिए बॉर्डर के इस थिएटर में भारत के पास ज्यादा यूजेबल फाइटर्स हैं, जबकि बेलफेयर स्टडी के मुताबिक चीन के इस रीजन में लगभग 157 फाइटर्स हैं, वहीं भारत अपनी 3 चाइना फेसिंग कमांड से लगभग 270 फाइटर्स और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को ला सकता है। पर यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये है कि चीन की ये जो लिमिटेशन है, जो कि 2020 में थी, तो क्या तब से लेकर अभी तक चीन ने इस लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश नहीं करी? तो इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि कोशिश जरूर करिए, और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह की लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं। क्या वो लिमिटेशन फिजिक्स की वजह से है, क्या इंजीनियरिंग की वजह से है, क्या ज्योग्राफी की वजह से है? ये बहुत ऑब्वियस है कि जो लिमिटेशन फिजिक्स और फिजियोलॉजी की वजह से है तो वो परमानेंट है और चीन उनको रिमूव नहीं कर सकता है। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर पतली हवा वो एक प्रॉब्लम है जो हमेशा रहेगी। और जो भी एयरक्राफ्ट तिब्बतन रनवे से उड़ान भरेगा उसे मजबूरी में कम पेलोड और कम फ्यूल के साथ ही उड़ान भरनी पड़ेगी। हालांकि लंबे रनवेज और ज्यादा बेहतर इंजन इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हमेशा के लिए मिटा तो नहीं सकते। इसी तरह से अगर बात करें ह्यूमन फ्यूजियोलॉजी की, तो जो चाइनीज पीएलए सोल्जर्स हैं जो कि लो लैंड चाइना से आते हैं,
तो उनको कई सप्ताह का समय लगता है इस हाई ऑल्टीट्यूड के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने में, और 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हायर कैजुअलिटी रेट्स और कॉम्बैट परफॉर्मेंस का कम होना, तो ये भी फिक्स है। चाइना ने भले ही ऑक्सीजन एनरिच्ड बैरक्स बनाए हैं, ट्रूप्स को वो रोटेट करता है, लेकिन इस समस्या को थोड़ा बहुत कम करने का उपाय जरूर है, पर ये उसका पक्का इलाज तो नहीं है। और इसके विपरीत इंडियन ट्रूप्स, पूर्व लद्दाखी, गोरखा, अरुणाचल यूनिट्स, ऐसे सोल्जर्स जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड है, दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है और कई दशकों से इस ऊंचाई वाले इलाके पे जमे हुए हैं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हाई ऑल्टीट्यूड की लड़ाई में अगर बात सिर्फ इन्फेंट्री की लड़ाई की हो रही है, तो भारत की मिलिट्री के पास एक बड़ा एडवांटेज हमेशा रहेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों में ज्योग्राफी भी भारत के फेवर में ज्यादा है, क्योंकि भारत के एयरबेसेस एलएसी से कुछ ही मिनट्स की दूरी पर लो ऑल्टीट्यूड पर है और फुल पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। लेकिन इस भूगोल वाली कमजोरी को बाईपास करने के लिए चीन के पास है रॉकेट फोर्स, जिसमें कई हजारों कन्वेंशनल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जो कि तिब्बत से उड़े बिना ही भारत के एयरबेसेस पर हमला कर सकती हैं। और S-6 के बॉम्बर अपनी क्रूज मिसाइल्स भारत के एयर डिफेंस दायरे से बाहर से दाग सकता है। तो यहाँ पे चीन के पास एयर एडवांटेज है, हालांकि उसकी गारंटी पूरी नहीं है। इसके अलावा जब बात होती है चाइनीज मिलिट्री की, तो नंबर्स के मामले में हर कोई कहता है कि चाइनीज मिलिट्री बहुत बड़ी है, लेकिन उसके साथ एक टैग भी लगता है कि ये दुनिया की एक बहुत ही बड़ी अनटेस्टेड मिलिट्री है। और देखा जाए तो चीन के कमांडर्स भी स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं कि जब एक्चुअल वॉर में वो कभी फंसेंगे तो उनकी मिलिट्री किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। क्योंकि चाइनीज पीरियड ने जो आखिरी बड़ी जंग लड़ी थी वो थी 1979 में वियतनाम के खिलाफ, यानी कि एक बहुत छोटी मिलिट्री के खिलाफ, और वो जंग चीन बहुत बुरी तरह से हारा था। और तब से करीब 46 साल चाइनीज पीएलए ने कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद इसे पीस डिजीज कहते हैं और इसे पीएलए के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। और पीएलए ऑफिसर्स को अक्सर इस बात का डर रहता है कि जो पीस डिजीज है, तो इसके चलते उनके सैनिक जिन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं देखी, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं एक्चुअल वॉर का, तो वे लापरवाह हो सकते हैं और वनरेबल साबित हो सकते हैं। और इसके विपरीत भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस फोर्सेस में से एक है। कारगिल, सियाचिन, लगातार एलओसी ऑपरेशंस, दशकों की काउंटर इंसर्जेंसी, ये सब का भारत के पास अनुभव है। और सबसे लेटेस्ट अनुभव तो ऑपरेशन सिंदूर का है, जिसमें 88 आवर्स के अंदर भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को घुटनों पर ले आया था, चीन और यूएस जैसी कंट्रीज के सपोर्ट के बावजूद। लेकिन ये कहना जरूरी है कि भारत के पास एक लो इंटेंसिटी के और माउंटेन वॉरफेयर का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन एक बड़े पैमाने के मॉडर्न कंबाइंड आर्म्स वॉर का ज्यादा अनुभव अभी तक नहीं है। और चाइनीज पीले जो कि एक्सपीरियंस में कमजोर है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और रियलिस्टिक ट्रेनिंग से भरने की कोशिश कर रहा है। तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस भारत के पक्ष में जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ अकेला जंग नहीं जीता सकता है। अब आते हैं टू फ्रंट प्रॉब्लम पर, जो कि भारत की तो हर कोई डिस्कस करता ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम चीन की भी है। और चीन के चारों ओर के प्रेशर पॉइंट्स हैं ताइवान, साउथ चाइना सी, जापान और यूएस इंडो पैसिफिक। और भारत की तरह चीन की भी अपना मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम है। और CNAS के रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो भारत नहीं है बल्कि ताइवान है। और भारत पीएलए प्लानर्स के लिए एक सेकंड ऑर्डर कंसिडरेशन है, जबकि उसका ध्यान और उसके रिसोर्सेज यूएस और उसके एलाइज की तरफ है और फर्स्ट आइलैंड चेन जापान से ताइवान तक लगे हुए हैं। और चीन का सबसे अच्छा और सबसे मॉडर्न इक्विप्ड जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, तो वो ताइवान के सामने है। यानी कि मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन अपनी पूरी ताकत कभी भी नहीं झोंक सकता है, क्योंकि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा थिएटर हमेशा खुला रहता है। लेकिन 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद से जो सिचुएशन है वो काफी हद तक बदल चुकी है। और तब से लेकर अभी तक क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कैसे वो बड़ी लिमिटेशंस को दूर करते हैं, कैसे उनको बाईपास करते हैं, और अगर हम कल भारत और चीन के बीच किसी युद्ध की कल्पना करें तो उसके सिनेरियोस किस किस तरह के हो सकते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। बाकी ऐसे ही है यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन भाई देखा जाए ना तो कंपैरिजन है हर साल एक होता है, मतलब कि मिलिट्री का और आपके पास है जो जो चीज है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना भाई सुपर पावर की, तो उसमें चाइना, अमेरिका, इंडिया या रशिया, ये आपको मुल्क जरूर मिलेंगे जो कि एक बड़ी बड़ी जिन्होंने अचीवमेंट की है, चाहे उसमें अपनी चीजें बनानी है मेड इन इंडिया, या चाइना जो चीजें बनाता है, तो इस पर एक बातचीत जरूर होती है। लेकिन ये एक रियलिटी है भाई, नंबर्स पर नहीं बात होती, चाहे जो भी हो जाए। और इंडिया और चाइना की भाई जियोग्राफी एक लोकेशन देखे ना तो ये एक बहुत मतलब के उल्टी सी है। इन्होंने अगर कल को वार होती है, एक पॉइंट मतलब के बनता है कि वार इंडिया और चाइना की हो चुकी है, तो उसमें भाई काफी पॉइंट्स हो चुके हैं। हमने रशिया और भाई यूक्रेन की वार देखी, इधर मतलब के ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये कंट्रियों की वार देखी, तो वो आपको ये चीज इधर नहीं मिलेगी, मतलब कि चाइना और इंडिया में ये चीज
बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर ये वार होती है ना तो ये भाई समुद्र में भी चल रही होगी और मतलब कि हवा में भी चल रही होगी और नीचे जमीन पर भी चल रही होगी। ये 3 फ्रंट लाइन पर मतलब के वार होगी, जो कि मतलब कि एक तबाही है भाई। जो सात है, सात तो बॉर्डर ही है, मतलब कि एयर बेस है, साथ साथ तो इनकी मतलब कि इंडिया और चाइना की है। लेकिन अगर बात करें ना भाई दोनों की मिलिट्री पावर की, तो नंबर वाइज जो भी आपके पास वेपन है वो भाई चाइना के भी है और इंडिया के भी है, लेकिन यूज भाई ये कभी भी नहीं करेंगे। और ना ही मतलब कि एक फ्यूचर में ऐसी वार होगी, अगर कोई झड़पें होती हैं तो वो भाई इंडिया इनको निपटा देता है। लास्ट जो एक झड़प हुई थी तो भाई इनका एक मिशन भी ये है कि अगर आपने उधर झड़प करनी है तो आपने गोली नहीं चलानी, आप मतलब के हाथ पांव से मुक्को से, जा सकते डंडों हैं, से, मुक्को से, जाओ, डंडों जो से, दिल करे करे। जो आप करें, लेकिन गोली उधर नहीं चलेगी। उधर ये इनका एक मतलब के एक कानून इन्होंने जरूर बनाया, तो वो करते भी हैं। लास्ट हमने जब देखी थी तो भाई एक इंडियन एक सोल्जर था, एक मतलब के सिख था, तो उसने 4-5 चाइनीज को भाई इधर मतलब के वो घुटनों के नीचे लिया। घुटनों के नीचे नहीं, ये मतलब के जो होती है ना नदी, उसमें लाग रहे थे, मतलब के पता ही नहीं जा रहा था। वो यार मूवी भी नहीं बनी। 2-3 उसके पाँव के नीचे थे, 4-5 को उसने पकड़ा हुआ था, तो ऐसे मतलब कि एक लाग रहे थे। लेकिन भाई अगर मिलिट्री की बात करें ना तो अभी इतने एक एडवांस वेपन है इन दोनों कंट्रियों के पास के ये मतलब के एक दूसरे की ये तबाही एक मचा देंगे। मतलब कि चाइना अगर यूज करता है भाई यार या आपने इंडिया देखे यूज कि करता है न्यूक्लियर जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं भाई उन्होंने अपने न्यूक्लियर। हाँ कि देख ले कि एक वॉरशिप में न्यूक्लियर इंडिया ने लगाया हुआ है। बाकी भाई वो जो क्या कहते हैं उसको सबमरीन, उसमें न्यूक्लियर जो है वो ऐड कर दिया। और कई जगह पे तो उन्होंने दिखाया कि इस जगह पे उन्होंने न्यूक्लियर जो है ना वो भाई डिप्लॉय किया हुआ है कि कभी जरूरत पड़ी तो ये बटन दबाया और डायरेक्ट भाई उस जगह पे जाके खत्म चाइना सब भी कुछ। लड़ेगा भी। अब ताइवान के साथ इनका लास्ट इशू हुआ था, मतलब कि एक एंड पर थी चीजें कि ये बोलते थे भी कि भाई हमने ताइवान पर 5 मिनट लगाने हैं, मतलब कि हमारी 5 मिनट की बात है। चाइना बोलता था कि अगर कुछ होता वो है वहां ताइवान जाके ने बहुत उन्होंने नुकसान किया मिलिट्री इनका। नुकसान क्या भाई उधर मतलब तबाही कि फेर दी इनकी आर्मी की आने उन्होंने। आने वाली एक पावर है, जैसे वो एक वर्किंग कार है, सारा कुछ है साथ, तो इतना तो सारा तो ताइवान है, इसलिए तो बोलते हैं कि हमने 5 मिनट लगाने। यहाँ तक इन्होंने पूरी जो एक अपनी नेवी है ना वो उधर डिप्लॉय कर दी थी विद मिसाइल के साथ है। लेकिन एंड पर क्या वो बोलते हैं हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो लड़ते ही नहीं है। तो चाइना अगर पावर है ना तो वो वार की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो मेजर वार भी इन्होंने अब तक नहीं ना लड़ी, एक भी नहीं लड़ी मेजर वार। बाकी भाई पावर की बात करें ना, जो पावर इस टाइम रशिया और दूसरा यूएसए के पास है ना, वो जाहिर बात है वो भाई सुपर पावर है उनका भाई, और ही और लेवल है। बाकी भी इंडिया की बात करें ना, यूएसए के पास ज्यादा पावर है, वही कह रहा हूँ सेकंड नंबर पे अमेरिका तो पावरफुल है भाई। इसमें रियलिटी अब ये बोलते थे कि यूक्रेन पर एक दिन लगना है, 5 साल हो गए अभी तक यूक्रेन नहीं वो मतलब के फतह कर पाया, जैसे बोलते थे। अमेरिका ही है भाई उधर खड़ा हुआ, वो कौन है? अमेरिका ने बोला था एक दिन ईरान में भी लगाएंगे भाई, पर वो ईरान भी तो नहीं डटा हुआ। खत्म। कहाँ डटा हुआ है ईरान? अच्छा वो खत्म हो गया। चलो आप बोलो। चलो भाई बाकी भाई इंडिया की बात करें भाई हर दर्जे से देख लें तो अभी वो अपनी भाई तरक्की को जो है ना वो भाई राह पे चल रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी चीजें स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी भी उन्हें वारशिप देख लें या जो भी उन्होंने चीजें अभी तक नहीं बनाई हैं। ये कुछ दिन पहले हमने शॉर्ट बनाए थे, वो एक भाई एयरक्राफ्ट बनाया इन्होंने, और एक भाई अभी तक तो फाइटर जेट की भी तैयारी में है कि एक नया भाई बनाने की तैयारी में है। और बाकी जो मिसाइल उन्होंने अपने लॉन्च किए मेड इन इंडिया, क्या नाम है उसका यार, ब्लास्टिंग मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, अग्नि 5 अग्नि 5, ये हो वो गए। भाई और 6 जो है ना वो एंड लेवल की चीज उन्होंने बना दी है। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी और एक अच्छा भाई ने कंपैरिजन किया। अब देखे कि कुछ मिलिट्री जो है ना वो तो अब चाइना की बहुत ज़्यादा है। अब ये है कि दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है आपके सामने देश में कि कुछ में वो पावरफुल होते हैं और कुछ में दूसरी कंट्री पावरफुल होती है। अब इंडिया, उनके पास एक कोई ऐसी एक टेक्नोलॉजी है या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल है, उनके कुछ ऐसे मिसाइल हैं। अब चाइना को आप देख ले तो उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब हमने वो पिछली बार तो खैर चाइना की देखी नहीं, अभी लास्ट एक उनके जो हथियार है ना वो यूज़ हुए हैं पाकिस्तान में, जब ये इंडिया के साथ एक काम स्टार्ट हुआ था। तो तब हमें पता चला था कि उनका एक जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह का है, उनके मिसाइल कैसे हैं, उनके ड्रोन कैसे हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी, हमें सारा पता चल गया था
कि वो किस तरह से एक वार इधर आके लड़ रहे थे लेकिन फेल हो रहे थे सारी चीजें। ये होता है कि एक जो आपकी एक टेक्नोलॉजी है ना वो कुछ एक काम दिखाए भी कुछ करे भी। अब अगर वार हुई थी तो पता चलता कि एक पाकिस्तान ने क्या से क्या कर दिया क्योंकि अंदर आप घुस के एक पूरी वार लड़ रहे थे और कुछ भी नहीं एक हाथ में चीजें आई या कुछ भी इन्होंने नहीं एक वहां से लिया अचीव नहीं किया। तो अब ये चल कई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अगर अपना हथियारों की बात करें तो ज़ाहिर बात है भाई, दोनों देशों के पास जो अपने अपने अपना ये सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये चीज़ है कि भाई ना तो ये हथियार जो हैं ये दोनों मुल्कों के पास अपने अपने, और ये चीज़ देखें कि चाइना के पास जो कुछ मर्जी है, चाहे उनकी फ़ौज ज़्यादा है, चाहे उनके पास वेपन ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है जो अपना वेपन है, तो वेपन भाई हाथ वेपन चलाने वाला भी तो चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अगर बात करें भाई इंडिया की फ़ौज की, तो इंडिया की फ़ौज जो है वही भाई वो दलेर है। ज़ाहिर बात है कि वो एक ऐसे फ़ौजी हैं कि भाई वो अपने वतन पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है भाई ये जंगें जो है ये जज्बे की जंग में जज्बे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर बात है जो चाइनीज़ फ़ौज है वो तो भाई अगर एक दो मारे गए तो ज़ाहिर बात है उनको तो अपनी पड़ जानी है कि हमने कहाँ से कहाँ पर छुपना है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा भाई चाइना जो है वो उसने भाई ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये चीज़ें हैं कि भाई पाकिस्तान और ईरान उनसे चीज़ें ले भी रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है चाहे जहाज़ है, ये सारा चीज़ें वो हमें दे भी रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई अगर जंग की बात करें तो चाइना जो है वो इतनी जल्दी जंग की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसमें जाकर नुकसान ही करना है, अपना भी होना है और अगले का भी होना है। तो इसीलिए भाई वो अपने सिर्फ इसी सिस्टम में है कि भाई मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, और जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको वो अपनी हर चीज़ भाई चीज़ें दे रहा है, और भाई अपना माल भी कमा रहा है उनसे। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि बाकी भाई कंपैरिजन की बात करें तो दोनों भाई पावरफुल हैं कि इसका में कोई भी नहीं है क्या। लेकिन भाई अपना वो चाचा ने बात सही की है कि ये जिगरे से भाई जंगें लड़ी जाती हैं कि कुछ अपना ये देखें कि उनके पास वेपन ज़्यादा हैं कि इंडिया के पास भी वेपन कम नहीं है भाई, डिफेंस सिस्टम भी है, सब कुछ है, दोनों साइड से है क्या। लेकिन भाई जिगरा भी चाहिए लड़ने के लिए। वो भाई अपना इससे इंडिया के साइड पे भाई जिगरा उनमें है, उनकी फौज में वो हिम्मत भी है ताकि भाई। नहीं मौलवी साहब आपकी बात टोक रहा हूँ तो आपने जिगरे की बात की है। हाँ जी। चाइना के पास तो खैर नहीं होगा तो पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें क्योंकि हम तो एक मुसलमान हैं अच्छा। तो ये भी आप बोलते हैं कि एक मुसलमान पता नहीं कितने हिंदुओं पर भारी है तो मतलब अगर हमारा हो जैसे मिशन संदूर भी हुआ है तो हमारी फौज कैसी है मुकाबला कर पाएगी या इंडिया का जिगरा ही ज्यादा है? ये आप जो है ना अपनों पर ये अपनी जो फौज है ना पाकिस्तान की, जी वो अपनों को मार सकती है कि बाहर लोग नहीं भाई उनमें हिम्मत नहीं है कि उनमें हिम्मत हो तो बाहर जाके किसी से बाद में लड़े। को नहीं मारेगी, मौलवी का यही क्यों? प्यार है। भाई यही हो रहा अब, इनमें इतनी अपने हिम्मत है तो बाहर किसी से जाकर लड़े। अपनों को मार रहे हैं, कभी कश्मीर में भाई वो किसी को मतलब ये कि कश्मीरियों वो पर जुल्म कर मुसलमान रहे हैं। वाला जो चूरन है वो गलत वो है एक खत्म हो गया भाई, वो चूरन बिक गया है, अब नहीं है वो मतलब चूरन खत्म हो गया भाई। आप वो मुकाबला नहीं 0-0 हो गया। क्योंकि वो मौलवी का चूरन उन्होंने खत्म कर दिया था ना। हाँ तो मौलवी आप बोल रहे हैं कि उनका चूरन हमने खत्म करना है। हाँ। बिल्कुल जा वाह मौलवी साहब चूरन चूरन करते हैं। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन ये कि भाई डिफेंस में अब जो कंट्री है ना वो भाई हर तरफ से जोर लगा रहे हैं। अब पहले अमेरिका था, एक रशिया था, उन्होंने भी भाई काफी एक मतलब ग्रेप किया लेकिन जैसे चाइना भाई उठ रहा है उसने भाई हर चीज के ऊपर जो है ना वो मतलब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसको उन्होंने पीछे छोड़ा है लेकिन इंडिया भी भाई कम नहीं है। आप जिस तरह आपने वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो खुद की तैयार कर रहे हैं एक टाइम के ऊपर उन्होंने भी भाई अपना डिफेंस सिस्टम लिया और बहुत सारी चीजें जिस तरह राफेल है वो फ्रांस से लिया, इस तरह की बहुत सारी चीजें वो भाई उन्होंने ली हुई है। लेकिन चाइना ने भी ली हुई है, चाइना ने भी डिफेंस सिस्टम जो है ना वो मतलब आगे किसी से लिया हुआ है, रशिया से और रशिया से लिया हुआ है लेकिन इधर पाकिस्तान को उन्होंने अपना सेल किया हुआ। तो मतलब ये कि ये चीजें जो है ना वो मतलब साथ साथ ही हैं लेकिन मसला ये है
कि आगे जाके भाई कौन एक इन चीज़ों से आप निकल रहा है, मतलब मेड इन जो मतलब एक होम मेड चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मतलब फोकस कर रहा है। तो इंडिया इस चीज़ में ज़रूर भाई एक है, लेकिन चाइना ने भाई बहुत एक पावर इस चीज़ में एक बनाई है। और चाहे वो मतलब उनकी मिलिट्री है, चाहे मतलब डिफेंस या नेवी, जिस साइड के ऊपर भी जाए अभी के लिए तो वो भाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया भी भाई इस चीज़ के ऊपर काफ़ी, जिस तरह लास्ट 295 उन्होंने बनाया कि मतलब एक जो है ना वो मतलब मार्केट में लेके आए हैं, वो जरूर मतलब दिखाया। तो इस तरह करके वो भी भाई एफर्ट तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई के वाले से अगर बात करें तो चाइना भाई इतनी जल्दी जो है ना वो मतलब वो इंडिया के साथ है, क्योंकि 67 में शायद इनका आपस में, या 61 में एक दफा हुआ है एक आपस में। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा सीन नहीं, दरमियान में वो मतलब उस साइड पहाड़ों वाली साइड के ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वहां पे भाई इंडियन आर्मी ने बहुत मारा था वहां पे सोटो जो सिख जो है ना उधर भाई उन्होंने बहुत मारा था उनको। लेकिन जो है ना वो मतलब इंडिया भी भाई कोशिश कर रहा है इस चीज में। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।